वर्नर ने क्या एक्सप्लेन किया वो अभी नहीं समझ आएगा, 2-3 पॉस्टुलेट पढ़ने के बाद फिर हम उस कलर वाली बात पर उन चीजों पे जाना। कलर तो वर्नर दे ही नहीं पाया, इतना पता लगे 4 डिफरेंट है, बस कलर की वजह से सिर्फ इतना पता चल रहा है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि दो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेबल कंपाउंड्स आपस में मिक्स होकर इतनी वैरायटी बनाते हैं? इसका आंसर नहीं दे रहा वर्नर, इसके अंदर बॉन्डिंग का आंसर दे रहा है, आखिर वो जुड़े कैसे। बहुत सारे लैब एनालिसिस हुए, उसका आंसर देगा। तो आप ये समझिएगा क्यों का आंसर नहीं है, क्या का आंसर वर्नर ने दिया कि इन दोनों के बीच हो क्या रहा है वो बताया, क्यों बाद में आई। तो वर्नर ने कहा कि आपको ये समझने से पहले कोबाल्ट नाम के मेटल, निकल, मैंगनीज, ये सारे जो मेटल जो कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं जिनकी बॉन्डिंग आप समझा नहीं पा रहे, जिसको आप कॉम्प्लेक्स नाम देके चल पड़े, भाई ये बड़े कॉम्प्लेक्स है, इसकी बॉन्डिंग नॉर्मल नहीं, उन सभी में जो मेटल है पहले उसको समझो। तो प्रीवियस एग्जांपल में आपके पास मेटल कौन सा आया? कोबाल्ट। कहीं निकल आएगा, कहीं हम पैलेडियम ले आएंगे, प्लेटिनम ले आएंगे, हम कोई भी मैंगनीज, कॉपर, ये कोई भी मेटल उठा के लाएंगे, इन्हीं में देखा गया ये प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा पहले आप मेटल को समझिए। तो मेटल को समझने के लिए उन्होंने कहा हर मेटल की, अब उनके हिसाब से हर नहीं लिखा है यहाँ पे, एनी मेटल है, अ मेटल, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोई भी मेटल जो अब आप पढ़ रहे हो, इट इज नॉट ऑल मेटल जो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो, थोड़ा ऑब्जर्वेशन आप ही देंगे देखो कौन से मेटल पढ़ रहे हैं हम, एस ब्लॉक वाले या कोई और। एक मेटल की एक्चुअली में 2 वैलेंसीज हो सकती है। एक तो प्राइमरी वैलेंसी जिसको आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी यानी वो वैलेंसी जिसको आप आज तक जानते हैं। अगर मैं उसके लिए एक लाइन बोलूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो वैलेंसी किसी मेटल की क्या होती है, वो कितने और एनायंस के साथ कंबाइन करके बाइनरी कंपाउंड बना सकता है। जैसे लेड का अगर कॉम्बिनेशन 4Cl के साथ होता है एक बाइनरी कंपाउंड क्रिस क्रॉस करके बनाने में, तो मैं कहूंगी उसकी प्राइमरी वैलेंसी है 4, राइट। ऐसे ही आप सोडियम का ले आइए, उसका एक ही हेलोजन के साथ कॉम्बिनेशन होगा क्रिस क्रॉस करके, मैं फॉर्मूला बना के दूंगी, तो सोडियम की वैलेंसी है 1। बट अब हम ध्यान देंगे या सोडियम पोटेशियम नहीं आ रहे या दूसरे मेटल्स आ रहे हैं, तो उनकी 2 वैलेंसीज होती हैं प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या है मैंने बता दिया। दूसरी वैलेंसी जो आपकी नॉलेज में पहली बार आ रही है आज, दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी क्या है जो मैंने बताया, इट इज शोन बाय अ मेटल इन इट्स बाइनरी कंपाउंड विद एनी एनायन, जैसे कि क्रोमियम, कैडमियम, प्लेटिनम, इन सभी का एक बाइनरी कंपाउंड जो एनायन के साथ बनता है, उसमें जो वैलेंसी है जो आज तक आप क्रिस क्रॉस के माध्यम से करते आए हो, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी, नथिंग न्यू फॉर अस। वो सिर्फ एनायन ही कर सकता है, मेटल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम वर्नर डिड दिस। सेकेंडरी वैलेंसी एक ऐसा नंबर है कि उस मेटल के साथ कुछ और आयंस या ग्रुप्स कुछ भी कंबाइन कर सकता है। नंबर ऑफ ग्रुप्स और एटम्स और आयंस कुछ भी कंबाइन कर सकता है, डायरेक्टली बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ, अदर देन प्राइमरी वैलेंसी। कुछ ऐसा है, इसको अगर मैं और इजी समझूं, कुछ ऐसा मतलब एक मेटल है, जैसे ऊपर के एग्जांपल्स में ले लूं कैडमियम, कैडमियम 2Cl के साथ अपनी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करके सो कॉल्ड ऑक्टेव ऑक्टेव वो सब करके स्टेबल अपनी लाइफ में बैठा। लेकिन स्टेबिलिटी का लालच हर एक को है, बॉन्ड बनाने का लालच हर एक को है, और कुछ ग्रुप्स को देख के कैडमियम अपने पास बुला के कुछ तो डायरेक्ट लिंकेज उनको ऑफर कर देता है और वो जुड़ जाते हैं। वो जो डायरेक्ट लिंकेज अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी वैलेंसी, उसको इन्होंने क्या नाम दिया, मेटल की कुछ और भी पॉकेट है जिसमें वो बॉन्ड बना सकता है, उसको नाम दिया सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का बेसिक इंट्रो मैंने आपको समझाया। यानी कि कैडमियम की अगर, या मैं पीछे आपकी स्लाइड पे जो एग्जांपल है कोबाल्ट, यानी उन्होंने कहा कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी COCl3 है, डन। आप जाओगे इसकी बॉन्डिंग बॉन्डिंग सब आप समझा लोगे, आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, एक कैटायन एनायन, इनके बीच के फोर्स आया, ये सब हो गया। लेकिन इसके बाद डॉट लग के उन्होंने कहा इसके साथ कोई और ग्रुप, कोई और आयन, कोई और एटम आके बॉन्ड बना सकता है। अब वो क्या बॉन्ड है उसी के लिए चैप्टर। तो वर्नर ने उसको डॉट लगा दिया, और डॉट लगा दिया, उसके बाद लिख दिया भाई अमोनिया नाम का ऑलरेडी एक ग्रुप ऑफ एटम्स 5-5 इसको अटैक करेंगे, तो कोबाल्ट अपनी तरफ से कुछ तो लिंकेज ऑफर कर रहा है, आ जाओ बॉन्ड बना लेते हैं, साथ रह रहा है, कलर तक कोबाल्ट क्लोराइड कलरलेस था।
जैसे ही उससे अमोनिया जुड़ा कलर आ गया। एक और कलरलेस कंपाउंड आपका जाना पहचाना, व्हाइट। जैसे ही इसमें एक बूंद पानी की आप डाल देते हो, राइट, आप हमेशा देखो डॉट लगा के दिया है हमने, वो डॉट क्यों हम नहीं बता पाते जब तक ये चैप्टर नहीं आता। डॉट के बाद क्या लगाऊं, 5H2O, ऐसी रस्ट Fe2O3, डॉट के बाद क्या लगाते हैं, XH2O, लाइन से मिलेंगे, ये सारे वही डॉट है जो वर्नर ने डॉट दिए थे। डॉट के अलावा कुछ क्यों नहीं दे सकते थे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पड़ा है, तो अब डॉट हटा के हम कुछ और भी दे दें। तो ये डॉट डॉट चल रहा था, वर्नर ने लगा के दिया कि 5 वाटर ने आके कुछ तो ऑफर दिया कॉपर पर, कॉपर ने एक्सेप्ट किया। दैट इज समथिंग कॉम्प्लेक्स, बट किया। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी आपकी आंखों के सामने थी, बट उसको हमने अब तक नाम नहीं। अंडरस्टूड प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब आ जाता है सेकेंड पोस्टुलेट। पहले मेरे से ये पूरा समझेंगे, उसके बाद नोट करेंगे, राइट। अब दूसरी चीज क्या आती है, एक और बात उन्होंने, दूसरा पोस्टुलेट, प्राइमरी वैलेंसी जो कि द यूजुअल वैलेंसी है, वो आयोनाइजेबल, यानी आप उसको वाटर में डालिए, एक्वस बनाइए, या आप उसको मॉल्टन स्टेट में डालिए, आयनिक कंपाउंड है, आयोनाइज होगा। यानी अगर मैं कोबाल्ट क्लोराइड अकेला लाती, तो कोबाल्ट क्लोराइड को जैसे आप एक्वस या मॉल्टन करोगे, कोबाल्ट +3 अलग, 3 क्लोराइड एनायन अलग। प्राइमरी वैलेंसी आयोनिक कंपाउंड्स हैं, आयोनिक बॉन्ड्स हैं, तो उसमें वही करेगी जो उससे एक्सपेक्टेड है, यानी फुली आयोनाइजेबल। Cobalt will lose all 3 halides and itself will remain as +3 cation. प्राइमरी वैलेंसी वही बिहेव कर रही है जो 10th क्लास से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट सेकेंडरी वैलेंसी, ये भी एक क्वेश्चन चल रहा था जिसका वर्नर ने आंसर दिया। वर्नर ने सारे क्वेश्चंस का एक जुगाड़ नाम का आंसर दिया। उन्होंने कहा आप जब ये येलो कलर का कंपाउंड लाए थे एक टेस्ट ट्यूब, फिर आप ये पर्पल, फिर ग्रीन, फिर वायलेट, ये 4 थे जो मैंने लिखवाए, इन चारों को उन्होंने अलग अलग टेस्ट ट्यूब पे रखा और देखा कि क्या रिएक्शन होता है। देखिए क्या फर्क है बॉन्डिंग में। चारों को किससे रिएक्ट कराया, एक्वस AgNO3, वो भी आयनिक है, इंस्टेंटली वो क्या बना देगा। अब कोबाल्ट का अभी अभी मैंने बताया प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजिंग, ये भी इंस्टेंटली क्या बना देगा, 3 क्लोराइड आयंस। तो कितने AgCl बनने चाहिए, इससे कितने AgCl बनेंगे बच्चों, 3 AgCl प्रेसिपिटेट। व्हाइट PPT आया, 3 AgCl प्रेसिपिटेट। सबसे नीचे वाले पे आती सीधे, बीच का भी फिल करूंगी पर सीधे, ये जो वायलेट वाला था उसमें भी उन्होंने एक्वस AgNO3 डाला, 0 AgCl प्रेसिपिटेट हुआ, आया ही नहीं व्हाइट PPT। तो ये एक सवाल चल रहा था, क्यों नहीं आया जब चारों के चारों इन्हीं 2 चीजों से मिलके बने हैं, एक में कलर येलो और एक में कलर वायलेट, एक में व्हाइट PPT AgCl का आया और इसमें नहीं आया। यहां पर कूदे फिर वर्नर, लो जी इसका जवाब भी मैं अपने पोस्टुलेट में देता हूं। और उन्होंने कहा सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी जाके आयोनाइज होती है, आयन सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी के बनते हैं। इसका मतलब यहां पर तीनों क्लोरीन क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे। जैसे ही एक्वस आया आयोनाइज होके चलेंगे AgCl के साथ, और इसमें तीनों Cl प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी में भी घुसे, इसीलिए ये तीनों के तीनों आयोनाइज नहीं। अभी आप ये नहीं कह सकते हम नहीं मानते, वो बहुत अच्छा जुगाड़ दिया। किसी ने पहली बार कोशिश तो करी, एक ही लाइन पे टिके हुए हैं वर्नर, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो अब अगर मैं समझने की कोशिश करूं, लैब का रिजल्ट तो मैच ही कर रहा है उनकी थ्योरी से। उन्होंने कहा यहां पर जब आप गए इस पर्पल वाले कंपाउंड को आपने AgNO3 दिया, तो बाई चांस वहां 2 AgCl प्रेसिपिटेट हो गया है। इसका क्या मतलब है, सिर्फ 2 आयोनाइज हुए, इसका मतलब 3 में से 1 Cl ऐसा था जो डुअल जॉब कर रहा था, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। फिर उन्होंने इसमें देखा, अब आप एंटिसिपेट कर सकते हो मैं क्या लिखने वाली, अब मैं लिखने वाली हूं 1 AgCl। इसका मतलब 3 में से एक ही आयोनाइज करके बाहर गया और Ag के साथ कंबाइन हुआ, बाकी 2 क्या कर रहे थे, अगेन डुअल रोल। और वो डुअल रोल क्या था, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं है, तो वो बाहर नहीं जा पाए।
इतना बड़ा क्वेश्चन वर्नर की इस थ्योरी से, इस पोस्टुलेट से, इस तुक्के से आंसर हो रहा है। उन्होंने अपनी तरफ से आंसर्स कलेक्ट किए जितने क्वेश्चंस के कलेक्ट कर सकते थे कि यस ये कंपाउंड्स के कलर अलग अलग इसलिए क्योंकि डिफरेंट है। तो सामने वाले ने पूछा किस हिसाब से डिफरेंट है भाई, इसमें तीनों सीएल आयोनाइज हो गए, इसमें एक सीएल ऐसा है जो डुअल रोल प्ले कर, यानी कुछ तो सेकेंडरी वैलेंसी का कलर से लेना देना है। यहां सीएल एक घुस गया सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने में तो कलर बदल गया, यहां दो सीएल घुस गए सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने में कलर बदल गया, यहां तीनों के तीनों सीएल डुअल रोल में आ गए तो कलर बदल गया। पॉइंट इज चैप्टर खत्म होने तक हम कलर 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 ही करते रहेंगे, कौन सा कलर आएगा ये तक अब हम बताने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, इसमें कलर ये आना चाहिए था, ये क्यों आया। सो इस तरह से उनका दूसरा पोस्टुलेट क्विकली नोट करिए, फिर आखिरी पोस्टुलेट्स पे आते हैं। नाउ थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, नोट करते जाइएगा मेरे साथ साथ। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो कोई भी एनायन ही सेटिस्फाई कर सकता है। एनायन कैन बी एनीथिंग, मतलब कोई भी एनायन हो सकता है, जरूरी नहीं है हैलाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, ऑक्साइड, कोई भी एनायन आके सेटिस्फाई कर सकता है, बट ओनली एनायन, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, मेटल की पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी चाहे एनायन सेटिस्फाई करे, चाहे न्यूट्रल सेटिस्फाई करे, चाहे कैटायनिक स्पीशीज सेटिस्फाई करे, सिंगल एटम करे, ग्रुप ऑफ एटम्स करे, एनीथिंग कैन सेटिस्फाई व्हाट, सेकेंडरी वैलेंस, जो कि नॉन आयोनाइजिंग। कोई भी चीज तीनों में से उठा लीजिए वो वैलेंसी सेटिस्फाई कर देगा। अभी तो यही नहीं पता अभी तक सेकेंडरी वैलेंसी कर क्या रही है, हमें अभी तो बड़े सेफ है, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते आप, बस कुछ तो है सेकेंडरी वैलेंसी। फोर्थ एंड लास्ट पोस्टुलेट, उसकी ज्योमेट्री, शेप, एवरीथिंग तो वेस्पर फिर आएगा मेरे पास, तभी मैंने कहा था कि जल्द से जल्द जिनको वेस्पर वगैरह नहीं आता है वो स्टाफ के साथ कर लीजिए, ये चैप्टर पूरा हाइब्रिडाइजेशन, बीबीटी इसी पे चलेगा। एक आखिरी पोस्टुलेट उन्होंने कहा सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करती है ज्योमेट्री क्या होगी, पूरा स्पेस में उसका अरेंजमेंट क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी का कोई रोल नहीं है क्या बताने में, ज्योमेट्री बताने में। और उसके आगे मैंने नॉन डायरेक्शन लिखा, क्यों लिखा है, अगर आप शुरू से सुन रहे हैं तो मेटल की प्राइमरी वैलेंसी क्या है, द यूजुअल वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजुअल वन, कोबाल्ट के 3+ के साथ 3 सीएल नेगेटिव आए और उन्होंने एक आयोनिक स्पीशीज बनाई, आयोनिक बॉन्ड बनाया। आयनिक बॉन्ड शुरू से हम पढ़ते आ रहे नॉन डायरेक्शन, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जहां मर्जी बना लो। कल को कोई कह भी देना कोबाल्ट क्लोराइड बनाओ तो शेप बनाओ या उसको ड्रॉ करो, पहले तो सामने वाले से पूछो आर यू श्योर, फिर भी अगला कहता है हाँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, आपकी मर्जी, आप तीनों सीएल यहां भी बना सकते हो, नोबडी कैन से यू एनीथिंग। वो ये तो डायरेक्शनल ही नहीं होते, तुमने जबरदस्ती कहा है तो मैंने बनाया है, मेरी मर्जी में कहीं पे बनाऊं, इसका कोई डायरेक्शन नहीं। पहली बात तो लाइन खींचने में आग लगनी चाहिए, लाइन कैसे खींच दो, NaCl के बीच कभी लाइन खींचते हैं नहीं, तो यानी कि ये सॉलिड लाइन खींचना भी यहाँ पे गुनाह हो जाएगा अब, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शन है। फिर मैं क्या करूं, अब उसी पे आते, हाउ शुड आई शो प्राइमरी वैलेंसी। अब तो यहाँ मुझे दिखानी पड़ गई क्योंकि दोनों वैलेंसी है। इस पूरी थ्योरी को डायग्रामेटिकली अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो चारों पोस्टुलेट मैंने पढ़ाए, उसको मुझे अब डायग्रामेटिकली अगर एक्सप्लेन करना है। आपकी कॉपी में वो चारों केस लिखे हुए, येलो ग्रीन सारे, मुझे बताइए सबसे पहले वाले में जो येलो कलर का था उसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी थी, 3। अगर आप मेरे को ये बता पाए तो ही मैं आगे जा पाऊँ। उसमें प्राइमरी वैलेंसी थी 3, डॉट के बाद जो है वो काउंट करोगे आप सेकेंडरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है उसमें 6। ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो वर्नर कहते हैं क्योंकि ज्योमेट्री डिसाइड ही सेकेंडरी वैलेंसी से होती है। फर्स्ट येलो वाले केस की बॉन्डिंग अब मैं बताऊं, तो येलो कलर का कंपाउंड आपके सामने है, उसमें कोबाल्ट के पास 6 डायरेक्शनल सेकेंडरी वैलेंसीज, और 6 वो कौन सेटिस्फाई कर रहा था, अमोनिया NH3। तो 6 की एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है वेस्पर के हिसाब से, वो है स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। तो इन सारी जगहों पर आप क्या लगा दीजिए, NH3 NH3। सॉलिड लाइन का मतलब है इट हैज अ डायरेक्शन, एंगल, एक्सिस, एवरीथिंग। तो जैसे ही मैंने सॉलिड लाइन दिखाई, मैंने उसकी डायरेक्शन, एंगल सब कुछ बता दिया, एंड दिस इज हाउ सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड्स द ज्योमेट्री। और जब इस कंपाउंड की हम फोटोग्राफ खींचते हैं न्यूक्लियस इसकी लोकेशन के हिसाब से, इट मैचेस
दैट इज वाई वर्नर ने ये बात बोली, क्योंकि उनको पता था कि ज्योमेट्री ऑक्टा है, 6 की तो ऑक्टा आती है। लो जी, चौथा पॉस्टुलेट बन गया मेरा। नाउ वेयर शुड आई शो प्राइमरी वैलेंसी, जो कि आप मुझे बताओ प्राइमरी वैलेंसी कितनी है कोबाल्ट की फर्स्ट येलो वाले केस में? 3 AgCl बन रहे हैं, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3। अब वो 3Cl जहां आपका मन करे आप बना सकते हैं, नो बडी विल आस्क यू एनीथिंग। सॉलिड लाइन नहीं बनाएंगे, आपको डॉटेड ही बनानी। सॉलिड लाइन का मतलब होता है यू आर गिविंग अ डायरेक्शन विच विल बी रॉन्ग। तो ये आपके पास वो येलो कलर वाला कंपाउंड है अकॉर्डिंग टू वर्नर। बॉन्डिंग ऐसी, अभी तक इस बॉन्ड के बारे में उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, इसलिए मैं भी नहीं कर रही और ना आपको जवाब। इस बॉन्ड के बारे में कमेंट करने VBTI जो नॉमेनक्लेचर की बात कर रही। अब समस्या शुरू होती है दूसरे वाले की, जो पर्पल कलर का है। मेरे बच्चे बताएं मुझे उसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी? क्लोरीन तो डॉट से पहले वाली चीज और डॉट के बाद वाली चीज में एक बात पकड़ो, डॉट के बाद वाला तो सारा ही क्या है? सेकेंडरी। तो पहले मेरे को सेकेंडरी वैलेंसी बता दो। 5, तो 5 जगह तो अमोनिया लगा दो, इसमें लगाओ अपनी कॉपी से मेरे साथ साथ। मैंने इसलिए नहीं बनाया कि आप लोग बनवाएंगे मेरे को। 5 जगह पे तो अपनी चॉइस की कोई भी क्या लगा दो, अमोनिया। लेकिन आप ये भी जानते हैं क्या तीनों क्लोरीन आयोनाइज होके बाहर आ रहे हैं इसके अंदर? नहीं, एक क्लोरीन ऐसा है जो डुअल रोल बिहेव कर रहा है, और वो डुअल रोल क्या है? वन क्लोरीन इज सर्विंग एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो कुल मिला के सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 ही है, इसलिए देखो ऑक्टाहेड्रल ही बनाना था। जब सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो ज्योमेट्री तो ऑक्टा ही रहेगी, कलर चाहे बदल गया, ज्योमेट्री क्या रहेगी? ऑक्टा। अब बचे हुए काम को पूरा करते हैं, यानी प्राइमरी वैलेंसी भी तो लगाओ। तो 2 क्लोरीन तो श्योर शॉट पता है मेरे को, जहां मेरे डायग्राम में सिमेट्रिकल लगता है, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है, मैंने बना। लेकिन एक क्लोरीन ऐसा था जो डुअल रोल प्ले कर रहा था, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, इसलिए आयोनाइज होके वो बाहर गया। दिस इज हाउ। अब सोचिए प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बदल नहीं रही, दोनों में 3 और 6 है बच्चों। तो मुझसे पूछे इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। इसमें भी 3 और 6। एक क्लोरीन ने 2 काम पकड़े, बट प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बदली तो नहीं इसके अंदर ना। चलिए अब मुझे एंटिसिपेट कर सके अगर आप कि अगला क्या बनाऊंगी, करिए। अब आपका काम है तीसरे वाला कंपाउंड, फिर वायलेट वाले तक पहुंचेंगे हम। जहां मर्जी आप 4 अमोनिया बना दीजिए। 4 अमोनिया बनाने के बाद आप क्या करेंगे? 2 Cl ऐसे थे जो आयोनाइज होने के खुशी नहीं थे, आयोनाइज हो नहीं रहे थे। अगर वो आयोनाइज नहीं हो रहे थे मतलब वो प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी भी सेटिस्फाई कर रहे। अब प्राइमरी वैलेंसी के नाम पर आयोनाइजेबल Cl तो एक ही बचा, वो जहां अच्छा लगे बता दीजिए। ये तीसरे नंबर वाला, और चौथे नंबर वाला जो वायलेट वाला था वो भी बनाइए जरा अपनी कॉपी में। चारों डायग्राम बनते ही वर्नर थ्योरी आपकी क्लियर। और जहां मर्जी बना दीजिए Cl, कोई कंपल्शन नहीं है यहां बनाओ वहां बनाओ। ये हेडेक ना वर्नर ले पाए ना अभी आप अगली थ्योरीज आके सब बता देंगे। आइसोमेरिज्म में यही पढ़ेंगे कि सिस ट्रांस और बहुत कुछ बनेगा, तीनों Cl इस साइड, तीनों Cl उस साइड, ऊपर नीचे। वो आइसोमेरिज्म टॉपिक आएगा तब बात करेंगे कि ये Cl आपने अपनी मर्जी से कैसे लगा दी, कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, वो सब अगले टॉपिक से। बट क्या ये चारों कॉम्प्लेक्सेस, चारों कंपाउंड्स बन गए आपके पास? यानी वर्नर वाज फर्स्ट वन टू आंसर सो मेनी क्वेश्चन कि कोबाल्ट क्लोराइड का अमोनिया से रिएक्शन कराने पे जो 4 अलग अलग कंपाउंड बनते हैं कैसे होते, उनकी बॉन्डिंग की कोशिश उन्होंने की। ऑल्दो ही वाज नॉट एबल टू आंसर, उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड तो बोला डायरेक्शनल है, लेकिन बॉन्ड के नेचर के बारे में वो और कुछ खास कमेंट नहीं कर पाए। यहां तक क्लियर सबको? एनी क्वेश्चन? 5 मिनट्स 3 मिनट की प्राइमरी वैलेंसी, उसमें एक Cl 2 काम कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी 3, प्राइमरी वैलेंसी 3 है लेकिन आयोनाइज 3 नहीं हुआ। एक Cl रुक गया, क्यों रुक गया? तो प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ दूसरा नेचर भी उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया, सेकेंडरी वैलेंसी। एनीथिंग एल्स? इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 सारा आपके सामने।
दोनों Cl आयोनाइज होके बाहर आ गए, इसका मतलब इनका एक ही रोल चल रहा है, दैट इज प्राइमरी। जब एक ही रोल चल रहा है दैट इज प्राइमरी ओनली, तो सेकेंडरी वैलेंसी में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? सिर्फ 4 अमोनिया, इसीलिए सेकेंडरी वैलेंसी इसकी हुई 4। कुणाल, केशव, ये लोग पता नहीं क्यों 6 बोल गए। अच्छा 6। 0 AgCl का मतलब क्या है? एक भी Cl आयोनाइज होके बाहर नहीं गया, मीन्स व्हाट? चारों के चारों डुअल रोल में आ गए। देखो डॉट से पहले तो है तो प्राइमरी वैलेंसी, लेकिन आयोनाइज कितनी होगी वो मेरे को लैब बताए। तो चारों के चारों ने डुअल रोल पकड़ लिया सेकेंडरी वैलेंसी, यानी सेकेंडरी वैलेंसी पूरी करने में ये 4 Cl भी घुस गए और 2 HCl तो थे, तो सेकेंडरी वैलेंसी यहां क्या हुई? 6। इस तरह के सवालों के जवाब दे लेंगे तो वर्नर थ्योरी आ, इससे आगे वर्नर बढ़ ही नहीं पाए। अकॉर्डिंग टू वर्नर दिस वाज इनफ, उन्होंने इतना दे दिया, स्टार्ट कर दिया, भाई आगे वाले अब अपने आप देखिए क्या है। दिस इज हाउ वर्नर एक्सप्लेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि कॉम्प्लेक्स को आपको अलग, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, इसलिए नई वीबीटी आएगी, सब कुछ नया आएगा, क्योंकि दे बिहेव डिफरेंट। व्हाई दे बिहेव डिफरेंट? दे शो कलर्स, it means there is something very different. Other things also, magnetic properties also. Done everyone? तो यहाँ वर्नर थ्योरी हम खत्म करते हैं, चैप्टर में बताई जाती है ताकि आप कॉम्प्लेक्सेस को या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ढंग से सुन और समझ पाए कि ये चीज क्या है। एक और आई बात, भाई आपने हमें बताया कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो ऑलरेडी 2 स्टेबल स्पीशीज के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो फिर ये तो ये भी है, इन्हें भी कॉम्प्लेक्स बोले तुम। तो यहां पर अब समस्या आई, कॉम्प्लेक्स और इनको एक ही साथ पढ़ें कि अलग अलग करें, क्या इनमें सिमिलैरिटी है, क्या इनमें डिफरेंस है, वो समझते हैं, फिर बात करेंगे कि आगे आने वाले चैप्टर में कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में इनको रखना है कि नहीं रखना। आपको लैब में जरूर करा रहे होंगे मोहर सॉल्ट, नहीं भी करा रहे तो 12th बोर्ड के प्रैक्टिकल से पहले पहले हर हालत में कराएंगे मोहर सॉल्ट पे वाइवा में बहुत पूछा जाएगा। अगर आप मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला देखें, FeSO4 वेरी स्टेबल स्पीशीज ऑलरेडी, अमोनियम सल्फेट वेरी स्टेबल स्पीशीज सॉल्ट ऑलरेडी, एंड साथ में डॉट, डॉट तो आना ही 6H2, इसमें भी तो 2 स्टेबल कंपाउंड्स थे, इसको क्यों नहीं कॉम्प्लेक्स में पढ़ रही हो? तो सोचते हैं क्या ये भी कॉम्प्लेक्स है? जैसे COCl3 डॉट अमोनिया था, वैसे ही दिस प्लस दिस प्लस दिस, इट शुड ऑल्सो बी सिमिलर टू व्हाट वर्नर टोल्ड अस। ऐसे ही एक और आया पोटैश एलम, पोटैश एलम कहां सुना है ये वर्ड? नहीं सुनते हैं आप लोग? फिटकरी, फिटकरी का रोल क्या है? एंटीसेप्टिक, बेसिक। इसमें आप अगर आप देखें एंटीसेप्टिक कहां यूज हो रहा है, कुछ सुना है कभी इसको? कहां घरों में इस्तेमाल, पता नहीं, आज की डेट में होते नहीं के लिए। आफ्टर शेव, अगर असली आफ्टर शेव देखे तो यही है, इस बस खुशबू नहीं होती, ठीक है, ये सबसे अच्छा एंटीसेप्टिक माना जाता है। और कुछ कोई और जगह इसका रोल देखा हो, सुना हो? पानी साफ करना, यस। अब एक चैप्टर जो डिलीट हुआ उसका नुकसान है, बट खैर JEE एडवांस में तो है वो सरफेस केमिस्ट्री, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है फिटकरी। तो पोटैश एलम इज नथिंग बट फिटकरी। और ये आपसे वाइवा में काफी ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछते हैं। पोटैश एलम देख रही है क्या? पोटेशियम और एल्यूमिनियम के सल्फेट्स हैं, तो ये भी तो 2 अलग अलग स्टेबल कंपाउंड थे, पोटेशियम का सल्फेट, एल्यूमिनियम का सल्फेट। तो लगता है मैंने फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ की है, यहाँ 2 नहीं आना चाहिए। एनीवेज ये आप खुद करेक्ट कर लेना, आप समझ जाएंगे एल्यूमिनियम के साथ कितने सल्फेट लगते हैं और पोटेशियम के साथ, ठीक है, पोटेशियम के साथ एक सल्फेट नहीं लगेगा, एल्यूमिनियम के साथ 1.5, करेक्ट, बिल्कुल सही है। एनीवेज पोटेशियम और एल्यूमिनियम सल्फेट ये भी 2 अलग अलग स्टेबल थे, अब इसको भी रखो फिर आप कॉम्प्लेक्स में। एंड 1 मोर कैर्निलाइट, ये पोटेशियम और मैग्नीशियम का ओर है, राइट, इट इज ओ, जो यूजुअली सी वाटर में मिलता है। इसमें भी तो KCl और MgCl2 2 स्टेबल स्पीशीज थी, 3 स्टेबल स्पीशीज मिली हुई, क्या इनको भी मैं कॉम्प्लेक्स कह सकती हूँ? नहीं। क्यों? इसमें कोई प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी वाला चक्कर ही नहीं आया, इसमें कोई ज्योमेट्री ही नहीं है, मींस दे आर फुली आयोनिक। इफ दे आर फुली आयोनिक या जो भी कहिए, अब डॉट 6H2 क्या है वो तो मैं सॉल्वेंट भी मान, इनमें खास बात देखी गई जो कॉम्प्लेक्स में नहीं थी, इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं पढ़ सकते। वो क्या?
जितने भी डबल सॉल्ट है उसको वाटर में डालोगे सब टूट जाएगा आयंस, एवरीथिंग विल आयोनाइज। कॉम्प्लेक्स में क्या एवरीथिंग आयोनाइज हो रही थी? नहीं। सेकेंडरी वैलेंसी कभी नहीं छोड़ती अपने मेटल। एक बार कॉम्प्लेक्स बन गया ये फिर टूट नहीं सकता। यही वजह कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इनहेल कर ली हीमोग्लोबिन के साथ, कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर वो टूट नहीं सकता, जिसकी वजह से फेटल कहते हैं इसको, डेथ हो जाती है। राइट, यही वो चीज है कि एक बार बन गया फिर आप इसको नहीं तोड़ सकते। यही है कि किसी को स्नेक बाइट या कोई पॉइजन का केस आता है, उसको इमीडिएटली क्या चीज इंट्रावीनस इंजेक्ट की जाती है, कॉम्प्लेक्स मेकिंग स्पीशीज। वो तुरंत जाके, पॉइजन क्या है? हैवी मेटल्स, चाहे वो मर्करी है चाहे वो कोबाल्ट है, पॉइजन इज नथिंग बट हैवी मेटल्स। तो किसी के ब्लड में हैवी मेटल है मतलब उसको पॉइजन किया गया है या हो गया है, उसको इमीडिएटली कॉम्प्लेक्स मेकिंग एजेंट्स भेजे जाते हैं ब्लड में। ब्लड में वो तुरंत उस हैवी मेटल को ढूंढ के उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब वो मेटल आयोनाइज नहीं हो सकता, फंस गया, कोबाल्ट फंस गया, हो नहीं सकता आयोनाइज ब्लड में, अब वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसको कहते हैं एंटीडोट। जो स्नेक बाइट के बाद इमीडिएटली एंटीडोट दिया जाता है वो यही दिया जाता है। यही इसकी प्रॉपर्टी यूज करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। कीमोथेरेपी सुनी होगी आप, कैंसर सेल को कॉम्प्लेक्स बना दो और वो कॉम्प्लेक्स बनते ही बॉडी से डिटैच होंगे, डेड हो जाएंगे। कीमोथेरेपी भी इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस। तो काफी लाइफ सेविंग ड्रग्स में, ट्यूमर ट्रीटमेंट में यही बात यूज की जाती है। एक बार कॉम्प्लेक्स बन गया, इट कैन नेवर बी ब्रोकन डाउन। आप लगा लो जोर दुनिया के कितने भी। दैट इज द रीजन कार्बन मोनोऑक्साइड से डेथ होती है, कुछ भी करके हम उसको रिवाइव नहीं कर पाते। राइट, सो आप ये समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को मैं इग्नोर तो नहीं कर सकती। तो कॉम्प्लेक्स में आप जब भी वाटर डालोगे, ऑल डू नॉट आयोनाइज। अब ऑल लिख के मैंने कुछ लिखा नहीं, इतना समझ लिएगा, आपको पता है क्या मतलब। सारे आयंस नहीं आयोनाइज होके बाहर निकलेंगे, और तो और मेटल खुद ही नहीं निकलेगा, मेटल तो फंस गया। और यहाँ पे पोटेश आयरन को डालो, पोटेशियम अलग, एल्यूमिनियम अलग, सल्फेट अलग, यहाँ आयरन अलग, सल्फेट अलग, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम सब अलग अलग घूमने फिरने निकल जाएंगे वाटर में। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है, जो वो सेकेंडरी वैलेंसी है, एक बार अमोनिया कोबाल्ट के साथ जुड़ गया है, आप इसको अलग नहीं कर सकते। वंस फॉर्म्ड इज फॉर ऑलवेज। इतने बड़े फर्क को मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? इसीलिए मुझे डबल सॉल्ट को अलग बोलना पड़ा, कॉम्प्लेक्स को अलग बोलना। और ये दो चीजें, आप इसको डिफरेंस भी मत समझिएगा, सिमिलैरिटी भी मत समझिएगा, ये कुछ बताने की कोशिश है। नीचे जो मैंने लिखा है मैं धीरे धीरे बताती हूँ क्या। डबल सॉल्ट अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को कभी लूज नहीं करता। डबल सॉल्ट डू नॉट लूज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। कौन डू नॉट लूज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी? जो उसके आयंस है। आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक स्पीशीज जब बनती के और सीएल, तो जो पोटेशियम और क्लोराइड की प्रॉपर्टी है वो आयोनाइज होकर वो शो कर देता है। कहीं आप ये मत सोचना इसके काउंटर में मैंने कुछ लिखा है, नहीं, इट इज फ्रेश इंफॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्सेस में क्या है? रिटेन देयर प्रॉपर्टी इन सॉलिड एज वेल एज इन एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म में वो आयोनाइज ही नहीं होते। जैसा कॉम्प्लेक्स सॉलिड में है, कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा, वैसा ही किसमें है? एक्वस। होगा ही नहीं आयोनाइज। यहाँ आयंस की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात करिए कि पोटेशियम और क्लोरीन अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लूज नहीं करते, दे डू नॉट लूज। और यहाँ कुछ और बोला है, कॉम्प्लेक्स सॉलिड में लाओगे तो भी ऐसा है, लिक्विड में लाओगे तो भी ऐसा है, तुम कुछ ही कर लो, आयोनाइज उसने होना नहीं, अलग उसने होना नहीं। एक बार कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया मिल गए तो मिल, फिर नहीं हुआ अलग। आप सोच के देखिए, ऐसी इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग है क्या? सबसे ज्यादा जबरदस्त बॉन्डिंग में दो जगह क्यूरोसिटी आती है। एक आती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऐसा क्या हो गया कि हीमोग्लोबिन से एक बार मेरी बॉडी में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल हो गई तो हीमोग्लोबिन ही डेड हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। तभी तो डेथ होती है क्योंकि सांस लेने के लिए बचा ही कुछ नहीं, ऑक्सीजन कौन पहुंचाए लंग्स तक। इतना कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है सी ट्रिपल बॉन्ड ओ का। आपको याद होगा जब हम बात करते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, डायटोमिक। कार्बन मोनोऑक्साइड भी यही कहीं आया था, मैंने ट्रेंड भी बकायदा लिखवाया था। ये मेरी क्यूरियोसिटी इस चैप्टर में खत्म होगी कि आयरन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा कैसा बॉन्ड बना रहा है जो उसके बाद मतलब लाइफ ही खत्म हो जा रही है, उसको तोड़ने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। वहीं से आइडिया है, क्यों ना पॉइजन को भी इसी तरह से निकाल डाले।
राइट। तो वहीं से ये थेरेपी स्टार्ट हुई जिसको हम कीमोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं। सो ये एक रूल आउट किया मैंने कि डबल सॉल्ट को आप कॉम्प्लेक्स से डिफरेंशिएट करके रखेंगे। अभी तक आपको पता है नहीं कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लेकिन अभी तक ये तो पता चल गया डबल सॉल्ट क्या होता है, जिसमें सारे आयंस अलग अलग हो जाए। तो यानी कॉम्प्लेक्स को दिखाने का तरीका कुछ डिफरेंट रखना पड़ेगा, बट आप कैसे पहचानोगे? देयर हैज टू बी सिंपल बेसिक थिंग्स। उसी की वजह से आईपीएसी पढ़ना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला लिखने का तरीका अलग हो कि आपको पता चल जाए क्या आयोनाइज होगा क्या नहीं आएगा, उसकी ज्योमेट्री भी एक्सप्रेस हो, तभी मेरे को यहाँ पे आईयूपीएसी रूल्स दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। नॉर्मल केमिस्ट्री की तरह इसको नहीं लिख सकते। यहां से ये जरूरत समझ में आ गई। तो अब अगर मेरे को ये पूरा ही अलग पढ़ना है तो इसके लिए सारी टर्मिनोलॉजी अलग आएगी, पिछली सब टर्मिनोलॉजी यहाँ पर जीरो हो जाए। So if I am interested to study this chapter, first of all, I know the meaning of few terms I am going to use here. तो आज कोई हैवी टॉपिक नहीं है, ये वो चीजें जो अभी क्वेश्चन में शायद पूछी भी ना जाए, लेकिन आगे की थ्योरीज पढ़ाने के लिए मेरे को ये शब्द आपको देंगे। तो नाउ टुडेज पर्पस इज कीपिंग पी ब्लॉक इन माइंड कि पी ब्लॉक का टेस्ट आपने देना है। आपको आज सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी पे ही रखी, वो भी पूरी नहीं होगी, इतनी सारी, वो भी अगली क्लास तक जाएगी। और अगली क्लास तक आईयूपीएसी को खत्म करना इज माय टारगेट, जो बहुत ही इजी गोइंग टॉपिक है। चलिए, सबसे पहली टर्म जो आप मेरे मुंह से यहाँ बहुत सुनने वाले हैं, वो सुनने वाले हैं कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स एंटिटी। इसका क्या मतलब होगा? हर वो चीज जो आयोनाइज नहीं हो सकती उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में डालना शुरू करिए। तो पहला नियम क्या है? जो भी चीज मैंने अब तक पढ़ाई, मेरे को पढ़ना तो उसी हिस्से को है, मेरे को सेकेंडरी वैलेंसी को ही पढ़ना है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। इसके फॉर्मूला में पहली बार स्क्वायर ब्रैकेट नाम की चीज है। आज तक आपने कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं किया। यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या रखेंगे? एक तो रखेंगे मेटल, दूसरा रखेंगे वो चीज जो सेकेंडरी वैलेंसी बनाती है। अब सेकेंडरी वैलेंसी में मुझे याद दिलाओ, वो येलो वाले कॉम्प्लेक्स में सेकेंडरी वैलेंसी कौन पूरी कर रहा था? संकेत। येलो वाले में एक कोबाल्ट के साथ अमोनिया कितने? 6। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी? ये लिखिए। और बाहर क्या थे? बाहर सॉरी, आयोनाइज होने वाली चीज कौन थी? क्लोरीन। कितने? 3। जो आयोनाइज हो जाती है वो क्या है? द यूजुअल। द यूजुअल माने प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को बाहर रखो, उसको नहीं पढ़ना मैंने इस चैप्टर में। मेरे को पता है कोबाल्ट 3+ के साथ 3 Cl नेगेटिव आएंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शेयर करेंगे, लैटिस बन जाएगा नॉन डायरेक्शन। जो चीज मैंने नहीं पढ़नी वो ब्रैकेट के बाहर, जो चीज मैंने इस चैप्टर में पढ़नी है वो ब्रैकेट के अंदर। यानी कॉम्प्लेक्स, जो हिस्सा कॉम्प्लेक्स है उसको ब्रैकेट दे दिया। कितना आसान हो गया आपके लिए जानना। बट माय क्वेश्चन, वो जो सेकंड वाला था पर्पल, पर्पल में क्या लिखूं कॉम्प्लेक्स के अंदर? कितने अमोनिया? 5। ओके, बाहर कितने Cl? तो यानी कि एक Cl और ऐसा था जो मेरे को अंदर लिखना पड़ेगा। वर्नर के टाइम तक ये टर्मिनोलॉजी आई नहीं थी, नहीं तो मैं वहां पे वो डॉट ना यूज करती, ये यूज करती। इट केम लेटर ऑन, जब आईयूपीएसी शुरू हुआ, और आईयूपीएसी बहुत लेट आया, बहुत लेट आया। तो ये तरीका ढूंढा गया। बाहर जो लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी डिस्कार्डेड, पुरानी टर्म्स होगी। लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी में आप नहीं यूज करोगे। वो तो मैंने दोनों में कनेक्ट बिठाया है। तो ये जो बाहर लिख रही हो ना बच्चों, इसके लिए लिख लो क्या बोलते हैं इसको, नई टर्मिनोलॉजी में क्या बोलेंगे? इट इज काउंटर आयंस। तो इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जबरदस्ती पढ़े, हम इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने। हमें क्यों लिखना पड़ रहा है Cl3? इसके 3 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई तो आया होगा। तो यानी आज के बाद कॉम्प्लेक्स एंटिटी, कॉम्प्लेक्स आयन किसको बोलेंगे? मेटल, लिगेंड और उसके टॉप पे, राइट टॉप पे उसका चार्ज। चार्ज कैन बी 0 ऑल्सो, न्यूट्रल भी हो सकता है। इतने हिस्से को, आयन चार्ज मिला के हिस्से को आज के बाद क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लेक्स आयन। क्लियर है सबको ये? इतना काउंटर आयन जरूर आपको याद रहे क्या। एक और एग्जांपल लिख रखा है, समझ में आ रहा है? जिंक के साथ क्या है? अब मैं वाटर और अमोनिया से बाहर निकलूंगी।
नहीं नहीं, अब मैंने नाम लिख दिया बोलने में भी, क्योंकि अगली टर्म यही है, नए नए वर्ड आपको यूज होंगे। अभी मैं ये नाम नहीं बोल रही, अभी अमोनिया बोल के काम चला, ठीक है, जो भी है ये लगा हुआ है यहां पर। कोई मेरे को जिंक की सेकेंडरी वैलेंसी बताएगा? जो भी सेकेंडरी वैलेंसी है वो ब्रैकेट के अंदर। प्राइमरी वैलेंसी वैसे तो यही बता रहा है, दो कैटायन, तो दो कैटायन पोटेशियम लिख दूं, दो पोटेशियम लिख दूं, टू नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने लिए किधर लिखूं पोटेशियम? मतलब बाहर तो ठीक है, राइट में कि लेफ्ट में? पॉजिटिव चीज हमेशा पहले लिखी जाए। तुम मत लिखना अभी, रुक जाओ, ये आना है सारा, ये तुम मत लिखना, ये अभी से तुम्हें अगले टॉपिक के लिए प्रिपेयर करा रही, एक ही में सारी टर्मिनोलॉजी नहीं, धीरे धीरे आपको समझ आती जाएगी। अगली टर्मिनोलॉजी, आज के बाद कोई सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन बोले तो उसका क्या मतलब है? टू विच, जो ये तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। अब क्योंकि आपको, आपने देखा मैंने यहां भी पोटेशियम बोल दिया, अब कौन सा मेटल बात कर रहे हो भैया आप? मैं कौन सा बात कर रही हूँ? सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। व्हाई? बिकॉज ये तो काउंटर है, ये तो काउंटर है, ये तो आपके आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने बताना है, दिखाना है। तो दो चीजें इस स्लाइड पे आपको क्लियर होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स आयन या एंटिटी किसको बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम किसको बोलते हैं? सेंट्रल मेटल आयन किसको बोलते हैं? ब्रैकेट के बाहर वाले को नहीं, ब्रैकेट के अंदर वाले। बाहर भी मेटल्स मिलेंगे, जस्ट झलक दिखाई मैंने आपको, बाकी की झलक आईयूपीएसी नेमिंग में। आपको दो आईयूपीएसी पढ़ने हैं, फॉर्मूला राइटिंग का आईयूपीएसी वहां बताऊंगी, तभी मैंने मना कर दिया कि K3 लिखने लग गई थी, K2 वहां बताएंगे। फॉर्मूला के आईयूपीएसी में पॉजिटिव कहाँ रखा जाता है, फिर नॉर्म कैसे बोलोगे उसके, तो वो वहां करेंगे। दोनों टर्मिनोलॉजीज क्लियर? आज के बाद अगर मैं जैसे ही कोई थ्योरी शुरू करूं, बोलूं सेंट्रल मेटल एटम की, आप मेरे को ये बताइए, तो सेंट्रल मेटल एटम समझ जाएंगे क्या है? परफेक्ट। अब ये लिगेंड क्या चीज है, पहली बार मुझे यहां से समझ आ रहा है बॉन्डिंग के बारे में। वो जो सेकेंडरी वैलेंसी जो मैं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स करी जा रही, वो धीरे धीरे आपको आगे जाके बताया जाएगा। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन पेयर कोई किसी को डोनेट कर, शेयर करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला जो भी है, उसको कोई भी चीज इस दुनिया की जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है, उसको एक नाम दे दिया आज के बाद से, लिगेंड्स, जिसको हम लुईस बेस कहते हो। दैट्स इट। मैं सिर्फ लुईस बेस का नाम बदल रही हूँ इस चैप्टर, कुछ नहीं। हर वो चीज जिसको आप न्यूक्लियोफाइल कहते हो, ऑर्गेनिक में इसी को क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोफाइल, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन। इनऑर्गेनिक में आप इसको क्या कहा करते हैं 11th क्लास में? लुईस बेसेस, जो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। लेकिन मजबूरी थी, इनकी बॉन्डिंग इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि हम पिछला कोई नाम नहीं रख सकते। पिछला नाम रखने का मतलब है हम कॉम्प्लिकेट कर दें, इसीलिए इसके सारे नाम बदले गए और तो स्पेलिंग्स बदली गई। वेरी सरप्राइजिंगली हम अमीन की स्पेलिंग बदलेंगे, हम नोमेनक्लेचर में कैपिटल वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, सारे स्मॉल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेरे को किसी और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से उसको मैच नहीं कराना, अलग करना। तो नाम क्या रखा गया? हर ऐसी स्पीशीज का जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे बैठा है अवेलेबल फॉर डोनेशन, उसको बोल दिया गया लिगेंड्स। यस, दे आर लुईस बेसेस। तो अब अगर पी ब्लॉक के टेस्ट में मैं आपसे हाइड्राइड्स में ट्रेंड ऑफ बेसिसिटी की जगह ट्रेंड ऑफ बिहेविंग एज लिगेंड पूछ लूं, तो फैलना मत। लिगेंड बता दिया मैंने कि NH3 PH3, इनमें कौन सा अच्छा लुईस बेस है? NH3। आप लपक लोगे, लेकिन अब मैं पूछ लूंगी इनमें से कौन सा अच्छा लिगेंड है, आप जवाब देने लायक होने चाहिए। तो लिगेंड का मतलब क्या है? जो अच्छा लुईस बेस है, जो अपना एक लोन पेयर दे सकता है, दैट इज लिगेंड इस चैप्टर की। तो कोई भी डोनर एटम हो, किस एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो जी वो लिगेंड डिक्लेयर हो। लिगेंड के टाइप्स बहुत कैटेगरीज है, 4-5 कैटेगरीज तो बड़े आराम से विद सब कैटेगरीज आई। यूनिडेंटेड, ये डेंट वर्ड कहां सुनते हैं? इनका एक्चुअल मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। डेंटल फॉर्मूला में कहते हैं ना 32 अटैचमेंट्स, 32 टूथ की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट गम्स के साथ जो है वो टूथ है। तो डेंट का एक्चुअल मतलब होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जोड़ने की साइट। तो योर ओरल कैविटी हैज 32 साइट्स। निकल के कितनी आ रही है, अक्कल दाढ़ आपकी आने की वो बात अलग है, इसलिए उस पर मत जाइए। अवेलेबल जो साइट्स हैं वो 32। सेम इज हेयर, साइट्स कितनी है उस हिसाब से। अब अटैक कितनी करनी है, जुड़ कितनी है, वो बात अलग है।
अगर किसी एक एटम, ग्रुप ऑफ एटम या किसी भी लिगेंड के पास सिर्फ एक ही पेयर है अवेलेबल फॉर डोनेशन, उन सबको क्या कहेंगे? यूनिडेंटेट। दे ऑल आर यूनिडेंटेट। इन सब पे देख लीजिए एक नेगेटिव चार्ज और कोई एक्स्ट्रा साइट ही नहीं। तो ये सारे ब्लू कलर से जो मैंने बनाए और रेड, कोई फर्क है दोनों में? दे ऑल आर यूनिडेंटेट, लेकिन ब्लू वाले सारे सिंगल एनायनिक चार्ज रखे हुए -1 और रेड वाले सारे -2, व्हाइट वाले सारे न्यूट्रल। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में सफिक्सेस बदल जाएंगे इनके, राइट? इनके सफिक्स कुछ और होंगे, व्हाइट वालों के कुछ और होंगे। आपको पता होगा सफिक्स प्रीफिक्स सारा गेम बदल देते हैं मेरे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में। तो इसीलिए आपकी कॉपी में ये ऐसे ही नोट हो कि आपको अलग अलग लाइंस में नोट करिए, नॉट इन कलर्स। एटलीस्ट आपके -1 चार्ज वाले अलग हो, -2 चार्ज वाले अलग हो और न्यूट्रल वाले अलग। मैंने बुकलेट में प्रॉपर टेबल बना के दिया है इनका। -1 चार्ज वाले एक साथ, -2 वाले एक साथ और माइनस आगे जो भी -4 भी आएगा वो सारे एक साथ। ठीक है, आई हैव गिवन यू दोस, नोट करिए। अब इसमें अगर मैं देखूं तो एक इनके पास है पॉसिबिलिटी। इसमें देखूं तो C5H5 पूरा डबल बॉन्ड का एक गोला है, जैसे बेंजीन में गोला होता है पाई क्लाउड, वो पाई क्लाउड डोनेशन के आएगा। स्लो स्लो आएंगी ये सारी चीजें, जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे सब आएगा। अभी सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नोटिंग डाउन एंड फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस आपको पता हो, अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कोई बात नहीं, नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पे वो यूनिडेंटेट लिगेंड बन सकता है। यूनिडेंटेट लिगेंड प्रॉपर्ली नोट करिए। बहुतों के नाम अब आपको रटाए जाएंगे, ये पेरिडीन होता है। आई होप, वैसे मैंने ऑर्गेनिक पे लास्ट से पेरिडीन कराया है, बट अगर हम भूल गए होंगे तो स्लोस तो आपको याद दिलाएंगे। दिस इज पेरिडीन, क्लियर? अब थायोयूरिया, यूरिया पता है तो उसके ओ को रिप्लेस कर दीजिए एस से, आपके पास बन गया थायोयूरिया। ठीक है, धीरे धीरे आपको साइट्स लोकेट करके सिखाएंगे कौन इसमें डोनेट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, वगैरह वगैरह। आ गया सबके पास पॉजिटिव लिगेंड्स भी, एवरीवन? बाइडेंटेट, बाइडेंटेट कुछ कुछ मैं आपके साथ लिखूंगी ताकि आपको याद करना सके। इथाइलिन डायअमीन, इथाइलिन डायअमीन। देखिए अगर थोड़ा सा ऑर्गेनिक में याद करने की कोशिश की, इथ मीन्स दो कार्बन की चेन। इथाइल का मतलब होता था इथेन से एक एच हटा दिया, इथाइलिन का मतलब था इथेन से 2 H, दोनों पड़ोसी कार्बन से, एक ही कार्बन से। तो इथाइलिन क्या होगा? CH2CH2, दोनों से एक H उड़ा दिया और 2 अमीन लगा दिए। तो यहां पर क्या करूंगी? NH2 एंड NH2। इसका एब्रीवेशन नॉमेनक्लेचर में, फॉर्मूला राइटिंग में EN यूज किया जाए। EN स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डायअमीन। मैंने स्पेलिंग भी दे दी, स्ट्रक्चर भी दे दिया और इसका एब्रीवेटेड, यहां एब्रीवेशन बहुत आने वाले, EN भी दे दिया। क्योंकि फॉर्मूला में कितना बड़ा कौन लिखेगा? अगर एक लिगेंड ही इतना बड़ा लिखना पड़ गया तो फॉर्मूला तो एक पेज से भी आगे निकल जाएगा, एक लाइन से मतलब आगे निकल जाएगा। तो वी यूज एब्रीवेशंस। नेक्स्ट आपके पास है 2,2- बायपीरिडाइन। मैंने लास्ट स्लाइड पे पिरिडीन आपको बता दिया, अब आपको बायपीरिडिनाइल बताया है, पिरिडाइल, सॉरी। ड्रॉ करिए इसको। ये डाइडेंटेट क्यों है? दो नाइट्रोजन है, दोनों के पास एक लोन पेयर है, दोनों साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए अटैक करने लायक है। दैट्स व्हाई इट इज डाइडेंटेट। मेरी क्लास बताएगी इथाइलिन डायमीन डाइडेंटेट क्यों है? कौन सी दो साइड्स? दोनों नाइट्रोजन, वेरी ऑब्वियस, लोन पेयर दो ही जगह। इस तरह से डाइडेंटेट हम लोगों ने यहां पर फिक्स किया। ऑक्जेलेट, ऑक्जेलिक एसिड शायद हमको याद हो थोड़ा थोड़ा, COOH COOH। तो COOH, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। और अगर ऑक्जेलेट आयन कोई बोल रहा है तो दोनों H हटा दीजिए और इधर क्या लगा दीजिए? नेगेटिव एंड नेगेटिव। दिस इज ऑक्जेलेट आयन। ये है जो मैं बात कर रही थी। मतलब 4 दिन पहले हमने, ये आखिरी चैप्टर रिवीजन का हमारा यही था।
इजी है तो इसको एंड पे छोड़ा गया था, मतलब इजी इन द सेंस कि जुलाई में होता है ये, तो तब तक तो याद ही रखते हैं बच्चे, सिंसियर हो जाते हैं। दिस वॉज, तीनों नोट करिए जरा, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ डीएमजी। आपको शॉर्ट फॉर्म अगली क्लास में काम आएंगी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में। ये हो गया डीएमजी। एसिटाइल एसीटोनेटो की शॉर्ट फॉर्म है एसीएसी। ग्लाइसिनेटो की, ग्लाइसिनेट आयन की, सॉरी ग्लाइसिनेटो आईयूपीएसी में सफिक्स लगाएंगे तब बात करेंगे, अभी तो ग्लाइसिनेट है, जीएलवाई। ये इनकी एब्रीविएशन नोट करें। मैंने कोशिश की है साइट्स देने की, तो जो लोग कर चुके हैं वो बताएं इस पूरी स्लाइड पे कितने लिगेंड्स हैं जो सिमेट्रिक हैं और कितने अनसिमेट्रिक हैं। तीन आर सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल क्लियर है आपको। नीचे के तीन आर नॉट सिमेट्रिकल। मेरे को आइसोमेरिज्म में बहुत जरूरत पड़नी है सिस ट्रांस में इस बात की कि आपको पता हो कितने सिमेट्रिकल, कौन सा सिमेट्रिकल लिगेंड है। जैसे ही मैं OX लिखूं ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट की एब्रीवेशन होगी OX। जैसे ही मैं OX लिखूं आप पकड़ लो कि ऑक्सिलेट आया मैम, इसमें आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं, या ये अनसिमेट्रिकल है, आपने GLY लिखा है इसमें पक्का होगा, तो वहां मेरे को ये चाहिए होगा OX स्टैंड फॉर ऑक्सिलेट आयन। तो डाइडेंटेट आ गया सबके पास बच्चों। DMG के आगे आप कुछ तो स्टार लगा लेना। दिस इज, ये बहुत साल बाद आना शुरू है, हम हर साल पढ़ाया करते थे, कभी नहीं हम जेईई के पेपर में देखा करते थे। ये पिछले 2 साल से डीएमजी चमका है कि हम हर साल डीएमजी कहते हैं आना चाहिए आना चाहिए, आ नहीं रहा। तो अब ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है और रिसेंटली डीएमजी इन क्वेश्चन बैंक्स, लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक्स। अब सोचिए बच्चों, जब मैंने यूनिडेंटेट कर लिया, बाइडेंटेट कर लिया, तो ट्राई बचा मेरे पास। ट्राई के अलावा टरडेंटेट भी बोलते हैं इसको। अब आप सोचो इस ट्राई और टेट्रा के कोई एग्जांपल नहीं मिलेंगे आपको किसी जगह पे, आप गूगल जाओ, आप बुकलेट जाओ, ये सिर्फ थोड़ा बहुत आप जो बहुत पुराने ऑथर्स की बुक्स है उसमें मिल जाएगा। तो देखिए क्या जुगाड़ लगा के बनाया है, आपको याद करना कितना आसान है। आपने अभी थोड़ी देर पहले ईएन याद किया, चेक, इथाइलिन डाई अमीन। अब मैं आपको डाई ईएन दे रही हूं। डाई ईएन का मतलब क्या, वही इथाइलिन लेकिन अब के डाई, इथाइलिन डाई अमीन में अब मैंने ट्राई अमीन कर दिया, डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। आपकी लिगेंड्स की लिस्ट इतनी लंबी हो जाने वाली है कि आपको याद करने के लिए ट्रिक्स चाहिए होगी, वो शुरू से देगी। इथाइलिन डायमीन में इथाइलिन को डाई कर दिया, डायमीन को ट्रायमीन कर दिया। तो अब देखिए फिर से वही करती हूं, इथाइलिन डायमीन होता तो बात यहीं खत्म होनी थी, बीच में इथाइलिन, दोनों साइड NH2 NH2। अब मैंने उसके साथ एक और इथाइलिन जोड़ दिया, तो कितने इथाइलिन हुए, तो डाइथाइलिन। और एन ग्रुप कितने हुए, 3, तो क्या हो गया, ट्राइअमीन। तो ये इथाइलिन डाई अमीन, सॉरी डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। इसको एब्रीवेशन में कैसे लिखा जाएगा, ये अब मैं एनसीईआरटी से बाहर निकल गई। एनीवन, कुछ मैम आया था कहीं से, क्लियर है सबको, सॉरी आई मस्ट हैव हर्ड समथिंग एल्स। ये अगर खुद बना सकते योर जो, ऊपर मैंने ट्राइडेंटेट लिखा है, नीचे मैंने टेट्राडेंटेट लिखा है, और अपने आप एग्जांपल खुद ड्रॉ करो। ट्राइइन क्या होना चाहिए, 3 इथाइलिन और कितने अमीन बनाए। हेक्साडेंटेट एनसीईआरटी में गिवन है, सारा वापस बेसिक पे आगे, एक ही स्लाइड थी एनसीईआरटी से बाहर की। हेक्साडेंटेट छोड़ दीजिए पहले एक बार, काफी कीमती है ये, छोड़ दो, समझ लो पहले। हेक्साडेंटेट क्या है, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट। पहले जरा ये समझो क्या लिखा है मैंने। इथाइलिन डायमीन आज काफी हो गया, तो आई होप आपको याद होगा इथाइलिन डायमीन क्या है। तो सबसे पहले तो मैं इथाइलिन डायमीन, अभी बनाना मत, मैं इरेज करूंगी। इथाइलिन डायमीन सोचूं तो वो क्या बनेगा, वो तो ये बनना चाहिए था। इसी को हेक्साडेंटेट बनाया कैसे, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। टेट्रा एसिड, टेट्रा तो एक ही चीज दिख रही थी हाइड्रोजन, उन चारों को हटाया, उसकी जगह भाई नाइट्रोजन एक बेस, अमोनिया NH2 एक बेस है, उसका एसिड आराम से आके सॉल्ट बना सकता है। तो एसिटिक एसिड के 4 मॉलिक्यूल्स आए और देखिए क्या किया, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। अब आप साइड्स काउंट करिए, 6 हुई, 6 साइड्स हुई इसके अंदर की नहीं, काउंट है, और अगर हो गई तो यस इट इज हेक्साडेंटेट।
4 तो नेगेटिव साइन ही हो गए, 5 और 6। दिस इज हेक्साडेंटेट, वेरी फेमसली आस्क्ड इन बोर्ड्स इन लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो चलती है, बोर्ड का क्वेश्चन है, व्हाट इज ईडीटीए? ईडीटीए इज इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेट। उस पर अगर आपने 4 नेगेटिव नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा ईडीटीए आपका। EDTA is its abbreviation, ethylene diamine tetraacetate, 4 negative is its charge। लिखिए और लिखते लिखते सोचिएगा इसको फ्लेक्सीडेंटेट क्यों कह रही है, नाम में ही सब कुछ है। फ्लेक्सिबल ऑफ कोर्स, क्यों? इतनी ज्यादा साइड्स है, यस फ्लेक्सिबल ओके वो नहीं, ज्योमेट्री फिक्स है, कोवेलेंट बॉन्ड है, लाइनें बनाई है मैंने, तो लाइनें बनाई है तो मतलब ज्योमेट्री नहीं फ्लेक्स हो रही। यहां पर फ्लेक्सिबल क्या चीज है? डेंटिसिटी। जिनमें ये जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स है ना, पॉलीडेंटेट मतलब एक से ज्यादा डेंटिसिटी है जिनकी, उनमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देखी गई है। ये चाहे तो टेट्राडेंटेट बन सकते हैं, चाहे तो पेंटाडेंटेट बन सकते हैं, चाहे तो हेक्साडेंटेट बन सकते हैं, इनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है। मैंने लास्ट ईयर ये नहीं करवाए। सीइंग दैट डीएमजी पॉपुलैरिटी कि अब और डीप में गया है एनटीए, तो एक ही चीज रहती थी जो मैं टर और जो ट्राई और टेट्रा ना करा के सीधे हेक्सा पे आते, तो हेक्सा में ही क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है इसमें ट्राई और टेट्रा करा देते थे कि बच्चों को समझाना ही तो। अगर हम पिछले 4 साल से प्रेडिक्शन में डीएमजी आएगा डीएमजी आएगा और वो 2-3 साल नहीं है और लास्ट ईयर दबा के आ गया, तो अब उसके आगे भी घुसा जाएगा अगला सेक्शन। अब डीएमजी तो सारा वायरल हो गया भाई, डीएमजी तो हर कोई करके आएगा, लगभग हर शिफ्ट में आया, तो अब इसमें और डीप अगर कोई घुसता है तो वो ये है। तो ये मैंने आपको करा दिया। अब इफ आई आस्क यू, इसी ईडीटीए को अगर मेरे को हेक्साडेंटेट की जगह टेट्राडेंटेट बनाना है, क्या करूं? व्हाट चेंज यू विल ड्रॉ? हेक्सा की जगह इसको टेट्रा में कन्वर्ट करो, तो एसिड हटा नहीं सकते, फॉर्मूला नहीं चेंज कर सकते, तुम फॉर्मूला नहीं चेंज कर सकते, सॉरी। ईडीटीए को ही आपने टेट्राडेंटेट करना है। ईडीटीए मींस इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। यस, याद भी कुछ कह रहे हो? यस, 2 लोकेशंस पे H डाल दो, 2 साइड्स पे अगर तुमने H और H डाल दिया तो नेगेटिव हट जाएगा। अब क्या बन गया ये टेट्रा? ये एक बार का क्वेश्चन है। ईडीटीए बिहेविंग एज पेंटाडेंटेट, ईडीटीए पेंटाडेंटेट कैसे हो सकता है? बस उन्होंने एक काम किया हुआ था, एसर्शन रीजन था, स्टेटमेंट था, दिस इज अ पेंटाडेंटेट, और ईडीटीए देखते हैं हम पेंटाडेंटेट को गलत कर देते हैं तो हेक्सा है। पी नेगेटिव करने का मतलब क्या है? पेंटाडेंटेट। एक और नेगेटिव कम कर दो, क्या मतलब हो गया? टेट्राडेंटेट। आप नेगेटिव चार्ज हटाते गए, उसकी डेंटिसिटी बदलती गई। तो फ्लेक्सीडेंटेट के नीचे लिख लीजिए अब ईडीटीए 3 नेगेटिव इज, देखिए अपनी कॉपी में, ये क्या हो जाएगा? पेंटाडेंटेट। और ईडीटीए 2 नेगेटिव क्या होगा? टेट्राडेंटेट। राइट डाउन दिस। एम्बीडेंटेट की डेफिनेशन लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिए, बहुत इजी है। अगर 2 डोनर एटम्स हैं लेकिन सिर्फ एक ही एट ए टाइम डोनेट कर सकते हैं, अवेलेबल साइट्स 2 हैं, सल्फर भी कर सकता है जी, नाइट्रोजन भी, लेकिन एट ए टाइम एक ही करेगा, दोनों नहीं कर पाएंगे। ऐसे लिगेंड्स को कहते हैं एम्बीडेंट लिगेंड्स। आपने न्यूक्लियोफाइल में भी एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल पढ़ा, डिप्टो कॉपी है, वही 4 एग्जांपल वहां बताती, वही 4 यहां बताती। ये सब अभी एनसीईआरटी का हिस्सा है, कुछ भी नहीं बाहर गई मैं, सिवाय वो ट्राइडेंटेट और टेट्राडेंटेट के। चीलेटिंग लिगेंड्स, चीलेटिंग वर्ड सुना है हमने कहीं? तो कहां सुना है पहले ये बताओ? हाइड्रोकार्बन्स में ना, जीओसी में। जीओसी में किस टॉपिक में और डीप में आते हैं? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में कौन से वाला आइसोमेरिज्म में? एक होता था चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन, एक होता था फंक्शनल, एक होता था मेटामेरिज्म, एक होता था पोजीशन, आखिरी टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में हमने आखिरी में किया था बीटा कीटो एस्टर्स में इनोल कंटेंट 7% क्यों होता है, उसमें आया था चिलिश। इनका मतलब समझ आया आपको? क्या समझ आया? किसी को कुछ याद आया? साइक्लिक बनता है,
चीलेटिंग का मतलब है साइक्लिंग। जिनको नहीं पता उनके लिए जीरो से बताती। मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल आयन, इसको कौन अटैक कर रहा है? डाइडेंटेट लिगेंड। और एक डाइडेंटेट लिगेंड अगर आपको याद कराना चाहूं, बाइडेंटेट, ईएन। ईएन स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डाइअमीन। तो मैं इथाइलिन डाइअमीन देखिए कैसे लिख रही, सिमेट्रिकल लिगेंड है। बहुत सारी चीजें आपके सामने ला रही हूं सो दैट मेरे को नेक्स्ट क्लासेस में थोड़ा कंफर्ट मिले। और ये मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया दोनों एंड्स, रिंग बन गया। चीलेट रिंग इज नथिंग, यहां इस चैप्टर में हम चीलेट, चीलेशन, राइट, रिंग फॉर्मेशन को बोलते हैं चीलेशन। एक और ईएन ले आऊं, अगली क्लासेस में उस पैसे लिखना शुरू कर, इतना कोई नहीं बनाएगा। ईएन, ईएन पता है इथाइलिन डाइअमीन, तो दो रिंग बन गए। ऐसे लिगेंड्स जो रिंग बना सकते हैं उनको चीलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं। चेक माय स्टेटमेंट, ऑल पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर चीलेटिंग लिगेंड्स। ट्रू और फॉल्स? All polydentate ligands are chelating ligands. मान्य? डाइडेंटेट ने रिंग बनाया, आपको एक चेन दे, राइट, जिसके दो एंड है, दो एंड है मतलब डाइडेंटेट, और दोनों एंड को आपसे जोड़ दिया, रिंग बन गया। अगर उसके तीन एंड है, दो ये रहे और एक तीसरा यहाँ, तीनों को आपसे जोड़ दे, दो रिंग बन गए, रिंग तो बनेगा ही। एक चेन के दो एंड में जोड़ रही, फिर मैं ऐसा लिगेंड लाती हूँ जिसके तीन एंड तीनों जोड़ रही, तो रिंग का नंबर तो उल्टा बढ़ता नहीं चलेगा। ऑल पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर चीलेटिंग लिगेंड्स, करेक्ट स्टेटमेंट। अब वो आप अपनी कॉपी में कैसे मेंशन करते हैं वो आपका प्रॉब्लम। ये ही चीलेटिंग लिगेंड्स है जो मोस्ट स्टेबल है, एक बार बन गए तो टूटते नहीं। यही ट्यूमर थेरेपी में इस्तेमाल होते हैं चीलेटिंग लिगेंड्स, नॉट एग्जैक्टली ट्यूमर में, लेकिन बहुत सी थेरेपीज में ये इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये सबसे स्टेबल है, एक बार बन गए तो फिर ये टूटते नहीं। तो यूजुअली जो स्नेक पॉइजन के बाद एंटीडोट दिया जाता है उसमें ईएन होता है। ईएन जाके इस हैवी मेटल को चीलेट बना लेता है। चीलेट की सबसे बड़ी खासियत ये निहायत स्टेबल है, स्टेबलेस्ट पॉसिबल कोऑर्डिनेशन, सॉरी स्टेबलेस्ट पॉसिबल कॉम्प्लेक्स। आपकी एनसीईआरटी के आखिरी क्वेश्चन में स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा हुआ है, उसमें एक चीलेटिंग लिगेंड दे रखा है, वो सबसे आगे रख देते हैं। सो अब इसके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स जो सभी को लिखने हैं, मोर स्टेबल देन एनी अदर कॉम्प्लेक्स। किसी भी और कॉम्प्लेक्स से चीलेट वाले कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये नोट करिए। और जितने ज्यादा रिंग्स उतने ज्यादा स्टेबल। तो कौन सा लिगेंड सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा माय क्लास? हेक्सा। हेक्साडेंटेट में बहुत रिंग बनेंगे, भी पूछ नहीं रही मैं कितने रिंग बनेंगे, लेकिन 6 साइड से जुड़ेगा, कितने सारे रिंग्स बन जाएंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल वो बनेगा कॉम्प्लेक्स जिसमें ज्यादा रिंग्स। इतना नोट करिए, फिर हम जो आगे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी से बाहर जाएंगे। इतना नोट करिए, चीलेटिंग लिगेंड्स आर मैक्सिमम स्टेबल लिगेंड्स, सॉरी maximum stable complex forming ligands, not ligands are stable, then complexes are stable, so more stable than any other complex। और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में ये वाला क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा हुआ है, नहीं उसमें एक ही है, सॉरी ये एनसीईआरटी से बाहर आ गए, सॉरी। अब सवाल ये आता है दोनों ही चीलेटिंग हो फिर कौन सा ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स में? ये भी चीलेटिंग लिगेंड से कॉम्प्लेक्स चीलेट बना हुआ है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलना ही हमने चीलेट शुरू कर दिया। This is also chelate, this is also chelate, check। कौन सा ज्यादा स्टेबल? इसमें बनेंगे दो रिंग, दो ईएन आए ना, तो दो ईएन आए, एक रिंग एक ईएन का, दूसरा रिंग दूसरे ईएन का। और इसमें कितने बनते हैं मैं दिखा नहीं सकती, ईडीटीए के रिंग आप याद कर लीजिए, बुकलेट में ना 3D डायग्राम दे रखा है, खुद गिन लीजिएगा रिंग्स कितने, बट याद कर लीजिए कितने रिंग्स, 5। जितने ज्यादा रिंग्स उतना ज्यादा स्टेबल वो चीलेट या उतना ज्यादा स्टेबल वो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर? स्नेक पॉइजन में यही वाला ईएन से चीलेट बनाया जाता है, इसे नोट करिए। ये एनसीईआरटी से टोटली बाहर है। देखिए कोई चीज मुझे समझानी है इन पॉइंट्स में, चेक नोट करिए इसे। चीलेट्स जो 5, अब 5 मेंबर्ड है कि 6 मेंबर्ड है उसमें आप लोग शायद थोड़ा ध्यान दें। मैंने आपको अगेन जीओसी में बता रखा है
6 मेंबर्ड आर मोर स्टेबल। जब कार्बोकेटाइन में रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हम देखते थे, 6 मेंबर्ड रिंग इज ऑलवेज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 5 मेंबर्ड। लेकिन ऐसे चीलेट जिसमें 5 मेंबर रिंग्स हैं वो स्टेबल होंगे अगर उनमें कोई डबल बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं। लेकिन 6 membered ring are stable more if conjugated double bonds are involved like acetyl acetylene। नोट करिए फिर धीरे धीरे एक्सप्लेन भी करें। With 5 membered rings are very stable अगर उनमें कोई डबल बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं। और 6 में और भी ज्यादा, दोनों 6 के पूछ लिए कौन सा ज्यादा स्टेबल बताओगे? दोनों ही 6 वाले हो गए, राइट? 6 मेंबर का रिंग बन रहा है दोनों ही केस में, तो उसमें आप किसको आगे रखेंगे? और दोनों ही अगर 5-5 वाले तो किसको आगे रखेंगे, ये बताया। और ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तब अप्लाई करने का फायदा होगा। अभी क्वेश्चन में क्यों नहीं दे सकती? मेरे पास फॉर्मूला राइटिंग के रूल्स नहीं आई प्लीज, वो सब अब आपको डीपीपी के थ्रू, हमारे क्लास टेस्ट के थ्रू मिलने शुरू हो जाए। अगली क्लास में होगा इसका टेस्ट, आज टेस्ट नहीं ले सकती क्योंकि मैं अभी फॉर्मूला लिखना नहीं सिखाया, मजबूरी है मेरी। आ गया सबके पास? This information you may find useful whenever you are doing some extra edge, whenever you are doing some JEE advanced question। कुछ ना कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप फंसेंगे, ये इंफॉर्मेशन आपको तब यूजफुल होगी। वो we will be giving you those questions। आगे इतना सबके पास? लास्ट फॉर टुडे बेसिक टर्मिनोलॉजी में हमने कुल मिला के 3 करी। अब तक मैंने आपको पहले ही कहा था लीविंग शुरू हो गया, पता नहीं मैं पूरा कर पाऊंगी या नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया? कॉम्प्लेक्स एंटिटी या कॉम्प्लेक्स आयन। फिर हमने क्या किया? सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। तीसरा हमने क्या किया? लिगेंड्स। चौथा और आखिरी आज क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या एटम। एनीथिंग अर्शिता? सो अब मेरे पास आता है आखिरी और बहुत ही इजी, जो सेंट्रल मेटल एटम है आपके पास या सेंट्रल मेटल आयन है, उसकी ऑक्सीडेशन या तो सिर्फ पॉजिटिव है या जीरो। अगर आपकी नेगेटिव आ रही है आप गलती कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं पूरा रेडॉक्स में आपको कराया जा चुका है, दोबारा करा रही हूं, बहुत इजी है, 4-5 क्वेश्चन पूछूंगी बस। दिस ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। यहां आती है वैल्यू। अगर लीगेंड्स के आपको चार्जेस नहीं पता, आप गए। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता चली, आप वीबीटी नहीं कर सकते, नेक्स्ट स्टेप सीएफटी नहीं कर सकते। सारी थ्योरी सब कुछ इसके बाद शुरू होता है। अगर मुझे पता होता कि मैं आज यहां तक पहुंच पाऊंगी, मेरा अंदाजा था मैं लीगेंड्स बड़ी मुश्किल से पूरे कर पाऊंगी, तो शायद मैं आज टेस्ट भी ले लेती। कि ऑक्सीडेशन स्टेट में करवा पाऊंगी कि नहीं करवा पाऊंगी मुझे श्योर नहीं था आज, इसलिए मैंने टेस्ट नहीं दी। क्वेश्चन यहां से बिल्ड हो जाते हैं। अब पेन छोड़ दीजिए और मेरे साथ करिए, ये कोई नोट करने वाली चीज नहीं है। बस आपके पास एक ये लाइन आ गई, इस पर एग्जांपल्स डीपीपी मिल गई होगी, भर भर के मिलेंगे आप, मतलब अगली डीपीपी में तो देंगे ही यही सिर्फ, तो आप करेंगे। नॉमेनक्लेचर इसके बिना हो ही नहीं सकता। नॉमेनक्लेचर में ऑक्सीडेशन स्टेट बताना इज जरूरी। तो ये नहीं आया तो मेरे को नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा, बीबीटी नहीं आएगी, सीएफटी नहीं आएगी, सीएफटी के बाद चैप्टर खत्म, सब कुछ खत्म। अब algebraic sum of all the things is equal to all the things मतलब है ही क्या ये। अब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता उसकी जगह क्या पुट करूंगी? एक्स। सीएन लीगेंड मैंने आपको आज यूनिडेंटेड पे लिखा है, उस पे चार्ज क्या है? माइनस। कितने सीएन है? 4। तो इसकी जगह क्या लिख दूं? -4 इज इक्वल्स टू, सॉरी -4। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट सीएन, यानी ये सेंट्रल मेटल एटम था आयन। इसमें बताइएगा कोबाल्ट की क्या? ईएन पे चार्ज बताएंगे बिना पन्ने पलटे। इथाइलिन डायमीन कोई चार्ज नहीं था, जीरो। क्लोरीन पे चार्ज क्या है? क्लोराइड बोलते हैं। NO2 पे -1। अब X इसकी जगह 0, इसलिए सीधे -1 इज इक्वल्स टू, कोई चार्ज नहीं दे रखा तो सीधे एक्स क्या होगा? प्लस। निकल गई ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें कॉपर की बताना बच्चे, पेन मत इस्तेमाल करना इसके लिए, आई बेग यू प्लीज। कॉपर की बताइए।
+2, ये तो 0 ही है, En की तो कुछ है ही नहीं, न्यूट्रल है, तो सीधे +2 इसी की हुई। आयरन यहाँ नेगेटिव है, EDTA पे चार्ज क्या था 4-, तो यहाँ क्या हुआ x -4 इज इक्वल्स टू माइनस। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा, अगर लिगेंड का चार्ज याद है तो ही हो गया। मैं यहाँ पे बढ़ा दूं फैला दूं DMG GLY OX, आपको सोचना पड़ेगा हर एक पे चार्ज कराते वक्त बहुत सिंपल डायरेक्ट आगे, ऑल्दो आई ट्राइड दी EN भी आए EDTA भी आए। अब हम धीरे धीरे लिगेंड्स ऐसे ऐसे फैलाते जाएंगे, आपको चार्ज सोचने पड़े। जब तक आपका लिगेंड का चार्ज आपको नहीं पता, आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता सकते। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता सकते तो आगे हम मूव ही नहीं कर सकते। क्लियर है सबको ऑक्सीडेशन स्टेट? देखती हूँ एक आधा एग्जांपल और इंटरेस्टिंग हो तो क्या, चलो ये बता देती हूँ। कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं किसी मेटल के साथ, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। आज की क्लास की स्टार्टिंग में सेकेंडरी वैलेंसी क्या थी? तो आयोनाइज नहीं, तो एक बार जुड़ गए तो जुड़ गए। देखा जाए जो आयोनाइज नहीं हो सकते वो किस में डाले? कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी एक ही बात है, लेकिन अब मैं इसको सेकेंडरी वैलेंसी नहीं बोल सकती। इसे नोट मत करिएगा, यहीं से अगली क्लास स्टार्ट करेंगे, जस्ट समझ लीजिए, थोड़ा सा टाइम है इसलिए। कितने यूनिडेंटेड लिगेंड्स लगे हैं उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होंगे, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। राइट? एनीथिंग सौरेश? कितने यूनिडेंटेड लिगेंड्स लगे हुए हैं वो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। और इजी वे, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, कितनी साइड से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इन टोटल, वो होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर मैं इसमें पूछूं कितने लिगेंड्स हैं, 4, क्या चारों यूनिडेंटेड हैं? यस। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। पॉइंट इज इसका क्या होगा? चार्ज नहीं, सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे होंगे? EN क्या है? डाइडेंटेड। एक EN 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट लेके आ रहा है, तो 2 EN कितने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट लेके आ रही है? 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। EDTA एक लगा हुआ है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बात, हेक्साडेंटेट है नहीं। कितने यूनिडेंटेट लिगेंड्स? तो हेक्साडेंटेट में कितने यूनि मिले, कितनी साइड्स मिली? 6। चलिए दिख रहा है अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट सबमिट करना कोशिश। कोऑर्डिनेशन नंबर, एक Cl यूनिडेंटेड, एक NO2 यूनिडेंटेड, 2 EN, 4, कितना हुआ? 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन इसका भी बता दिया आप लोगों ने, इसका भी बता दिया, इसका भी बता दिया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बुक में अगर डेफिनेशन देखो, बोर्ड्स में क्वेश्चन आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, या इनके कोऑर्डिनेशन नंबर दीजिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मेरी मजबूरी है लिखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड्स अटैच्ड और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड। ये मेरी लाइन है, मुझे नहीं पता ये एक्सेप्ट होगी कि नहीं, मुझे इससे आंसर इजी लगता है बताना, इसीलिए बच्चों को बता रही हूँ। बुक्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा हो, क्योंकि मतलब वही है, एक यूनिडेंटेड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक बाइडेंटेड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ट्राइडेंटेड 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मतलब वही है, लेकिन किताबी डेफिनेशन कहती है कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड्स। डीपीपी खोलिएगा और पढ़ानी भी खोलिएगा डीपीपी जरा, आज की जो दी गई है आपको बुकलेट के साथ।